दोस्तों नमस्कार। फिल्म रिव्यू के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये फिल्म रघु पलात और पुष्प पलात की पुस्तक द केस दैट शोक द एम्पायर इस नाम की किताब पर आधारित है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फिल्म कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। इसका आधार ऐतिहासिक है, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। मतलब इसमें कुछ चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं, बाकी सब कपोल कल्पित हैं, कल्पना है ये फिल्म। इसलिए इसे किसी दस्तावेजी राय की तरह ना लें। शुरू में डिस्क्लेमर भी दिया गया है, लेकिन बाद में पूरी फिल्म में ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि जैसे ये सच्ची घटना रही होगी, लेकिन ये सच्ची घटना नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इस फिल्म को देखें। चलिए इस फिल्म की कहानी पर आते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जलियांवाला बाग की घटना पर। वो वहां एक तरफ ये घटना हो रही है, दूसरी तरफ इस फिल्म का मुख्य पात्र सी शंकर नायर है। तो अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तानी के विरुद्ध में केस लड़ते थे। एक केस लड़ते हैं वो, एक प्रोफेसर के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें जेल पहुंचा देते हैं। इस केस के जीतने की वजह से अंग्रेजी सरकार उन्हें सर की उपाधि देती है, यानी नाइटहुड की उपाधि देती है, और इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है। जलियांवाला बाग के वजह से ब्रिटिश सरकार की थू थू हो रही होती है हिंदुस्तान में। इसीलिए ब्रिटिश सरकार यानी क्राउन की तरफ से एक आदेश आता है कि इसे सेटल कीजिए। तो वहां का जो लोकल का प्रशासन है, एक कमेटी, एक काउंसिल जैसा कुछ बनाता है जांच के लिए, कि एक कमेटी बनाता है, जिसमें उन्होंने इस वजह से कि हिंदुस्तानी इस कमेटी पर भरोसा करें, उन्हें एक हिंदुस्तानी की आवश्यकता थी। और उस समय के सबसे बड़े चाटुकार वकील श्री सी शंकर नायर जी को वो काउंसिल में स्थान देते हैं। वो ये वकील साहब, भाई साहब जाते हैं जांच प्रक्रिया में, पूरी जासूस की भूमिका भी निभाते हैं। वो जो उस कांड में बचा हुआ एक बच्चा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है सबके विरोध में, तो ये उससे संपर्क में आते हैं और उन्हें पता चलता है, कहानी की सच्चाई पता चलती है उस कांड की, और बताया गया कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये पूरी जो टीम बनी है, इंग्लिश सरकार जो है, जनरल डायर को निर्दोष साबित करने के लिए ही उन्होंने ये सब बनाया है। वो सब नाटक किया गया है, जिसमें सभी जो सदस्य हैं सबको ये नॉट गिल्टी लिख देना है उनके लिए, और वो केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यस भाई साहब को थोड़ी सी देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो जाते हैं, तो ये भाई साहब उस प्रेरणा में आकर के वहां पर गिल्टी लिख देते हैं। मतलब इन्होंने सीधा क्राउन से दुश्मनी ले ली है, जिसका तुरंत ही इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब ये जब ये जाने लगते हैं और ये सरेंडर कर चुके होते हैं क्राउन से, समझ जाते हैं क्राउन के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। जिस ट्रेन में बैठ रहे होते हैं तभी एक बिल्कुल एमेच्योर, बिल्कुल नई वकील है, एक अनन्या पांडे ने इनका रोल किया है। ये पूरी तरह से काल्पनिक कैरेक्टर है। घटना के समय आता है और उन्हें बताता है कि इस घटना में क्या क्या हुआ था, उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, और ये घटना कितनी सच है, आप लोगों ने जानकारी। वो एक बार कह देता है उनसे कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता कुछ भी। तो उस लड़के, जो बच्चा जो प्रोटेस्ट कर रहा था, वो मर चुका होता है एक्चुअली। अक्षय कुमार उसके पहले जा चुके होते हैं उसके पास। वो रोज कुछ पेंटिंग्स बना करके शो करता था। तो अब अनन्या पांडे उसकी आखिरी पेंटिंग उसको देती हैं कि भाई ये उसका दस्तावेज है। और ये ट्रेन में बैठने के बाद इनका मन बदल जाता है। ट्रेन से उतर करके ये केस फाइल करते हैं उस लड़की को सामने करके। अब शुरू होता है कोर्ट ड्रामा है। तो भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता था कि जो उसके राइटर हैं और जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने, मुझे लगता नहीं है कि उस समय के, चलिए कहानी तो आपकी काल्पनिक है ही, लेकिन आप उस समय, वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, उस समय के लोग अभी जीवित भी हैं। तो उस समय का जो कल्चर था, उस समय की जो बातें थी, उन पर कुछ तो ध्यान दे लेते। मसलन मजिस्ट्रेट जज साहब जो बैठते हैं, जो सुनवाई करते हैं, वकीलों को उनको बोलने के लिए खास शब्द थे, जैसे माय लॉर्ड, इस तरीके से पुकारा जाता था। ये बहुत बाद में ये हुआ है कि योर ऑनर, और ये शब्द बाद में ईजाद हुए हैं। पूरी फिल्म में किसी कैरेक्टर ने माय लॉर्ड इन शब्दों का उपयोग नहीं किया है, योर ऑनर यही शब्द का उपयोग किया है। तो ये नहीं देखा उन्होंने। सी शंकर नायर ये केस लड़ रहे होंगे, अगर जिस वक्त की बात है, जो भी ओरिजिनल केस था, इंग्लैंड में लड़ा गया था, जो भी था, 60 वर्ष के आसपास उम्र रही होगी उनकी। तो वो 60 वर्ष के अक्षय कुमार कहीं भी नहीं लगते हैं। वो साउथ इंडियन थे। अक्षय कुमार ने कहीं भी ये शो करने की कोशिश नहीं की अपना, कोई भी इतना रत्ती भर भी, न तो डायरेक्टर ने, न अक्षय कुमार ने प्रयास किया है कि वो साउथ इंडियन दिखें। ना उनकी टोन से, ना उनकी बात से कहीं समझ नहीं आता है। उनका बड़ा फैंसी सा चश्मा है, जबकि सी शंकर नायर जी की फोटो मौजूद है, उन कैसे क्या पहनते थे वो। चलिए ठीक है। तो नहीं, इंटरवल से ठीक पहले तक वो कहानी बड़ी ढुलमुल सी चलती है। मैं उनसे प्रभावित कहीं पर भी नहीं होता हूँ।
वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन उनकी कोशिशें जस्टिफाई हो सके ऐसा नहीं लगा मुझे। अब इंटरवल से ठीक पहले एंट्री होती है आर माधवन की। जी हाँ सर, आर माधवन की एंट्री के बाद में फिल्म देखने लायक बन जाती है। और भाई ऐसा लगता है मुझे एक बार तो कि जो रोल है वो जस्टिफाई करता था आर माधवन को, लेकिन क्योंकि उन्हें एक स्टार फेस चाहिए था तो उन्होंने ले लिया, नहीं तो आर माधवन ही इस रोल के लिए उपयुक्त आदमी थे। खैर उन्होंने जो दूसरा रोल भी किया है इतनी दमदारी से किया है, जैसी उनकी एंट्री होती है, जो उन्होंने गेटअप बनाया हुआ है, अक्षय कुमार के सामने खड़े होते हैं तो वो शेर लग रहे होते हैं, अक्षय कुमार उनके सामने भीगी बिल्ली लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी एंट्री के साथ ही अक्षय कुमार खुद कहीं सिमट गए खुद में, उनकी वो दहाड़ें चीखें सब बंद हो चुकी होती हैं जो दिखाई गई होती हैं, और फिर दहाड़ता है आर माधवन भाई कोर्ट सीन में। हालांकि पूरा ड्रामा था, नकली तरीके की सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी जितनी जस्टिफिकेशन आर माधवन के आने के बाद आती है फिल्म में वो पहले नहीं थी। अमित सियाल बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने बिल्कुल उतनी ही एक्टिंग की है जितनी डायरेक्टर ने उनसे कही होगी, और बड़ी सदी हुई और पर्याप्त संतुलित एक्टिंग की हुई है। अक्षय कुमार ने भी कहीं ओवर एक्ट तो नहीं किया, लेकिन कुछ सीन्स हैं जहां हीरोइक बनाने के चक्कर में कर लिया है। अनन्या कपूर से कभी ज्यादा उम्मीद रही नहीं थी, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक सा काम किया है। चलिए कहानी आगे बढ़ती है और फिर मतलब हार जाते हैं वो केस, फिर एक अलग ट्विस्ट आता है उसमें, एक अलग तरीके से वो उस केस को जीतते हैं, जीतता हुआ दिखा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ नहीं था। इसमें दिखाया जाता है इससे आर्मी की नौकरी छीन ली जाती है जनरल डायर से और ऐसा। लेकिन आप उसको इतिहास समझने की गलती बिल्कुल ना करें, पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन किताबों से और तथ्यों से कर लें, है ना। इस फिल्म पर निर्भर आप ना रहें, ऐसा मेरा कहना है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ऑर्डिनरी लगती है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत धूमधाम भरा है, जैसा कि हीरोइक फिल्मों के लिए होता है, कमर्शियल फिल्मों में होता है, लेकिन कुछ भी प्रभाव डालने जैसा कहीं कुछ नहीं था। केसरी 1 अपने इसके सामने मास्टरपीस कही जा सकती है, उसके ये आसपास भी नहीं है। और डायरेक्शन सामान्य था, कुछ विशेष नहीं था। सारी कोशिश जो है अक्षय कुमार को हीरो बनाने के लिए ही है उसमें, तो कुछ खास नहीं है। मैं उसमें अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो 5 स्टार्स में से मैं उसे 2.5 स्टार दे दूंगा, और ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा रहेंगे। तो आप इसे पैसा वेस्ट करके आप थिएटर में जाना चाह रहे हैं तो आप बेशक मत जाइए, कुछ दिनों बाद OTT पे आ जाएगी, तब आप देख लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसे इतना पैसा खर्च करके वहाँ देखने जाने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं इसका रिव्यू करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस बारे में मेरी कड़वी राय ज़्यादा थी। लेकिन फिर सोचा कि आप लोगों का क्या दोष है, जिनका पैसा जा चुका है उनका जा चुका है, लेकिन जिनका बच जाए उनका बच जाए, है ना। चलिए ठीक है, इन सभी कड़वी राय कड़वी बातों के बाद हो सकता है अक्षय कुमार साहब के फैन मुझे गालियां दें, लेकिन वो ठीक है, मैं सच से तो नहीं फिर सकता ना, इसलिए इसका रिव्यू कर दिया है मैंने। और अगली किसी फिल्म के रिव्यू के लिए मैं फिर से दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।